गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 11वीं का जो अध्याय एक जो यूनिट फर्स्ट में आपको बता रही थी, यूनिट फर्स्ट का जो अध्याय एक था वो हमने शुरू कर लिया था और उसका लेक्चर सेकंड आज हम करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि भूगोल विषय है वो हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी आवश्यकता हमें कहाँ पड़ती है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसका अन्य जो विषय हैं उनके साथ क्या संबंध है, विज्ञान के विषयों के साथ इसका क्या संबंध है और जो सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं वो कौन कौन से संबंधित है उसके बारे में हमने कर लिया था। आज हम उसी से आगे बात करेंगे कि इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्यों है और उसके अंदर हम और क्या क्या चीज़ें हैं जो पढ़ते हैं, मानव के लिए इसका क्या महत्व है। हमें भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है। अनेक तत्वों में समानता तथा कई में असमानता भी पाई जाती है। अगर पृथ्वी की बात करें तो आपने देखा होगा कि पृथ्वी के ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में तत्वों में भिन्नता भी है और समानता भी है। जैसे कुछ चीजें सेम भी हो सकती हैं और उसमें अंतर भी हो सकता है। भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। अब भूगोल में हम दो चीजों को लेकर चलते हैं, एक तो उनकी भिन्नता हम देखते हैं और दूसरा हम क्षेत्र के संदर्भ में उनकी भिन्नता को देखते हैं। इनकी किस क्षेत्र में कोई चीज है तो वो ऐसी है, वो क्यों है। भूगोल वेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन नहीं करते बल्कि उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन विभिन्नताओं के कारण होते हैं। यानी कि सिर्फ हम ये नहीं देखते कि वो जो तथ्य हैं वो वहां पर हैं तो वो है किस वो ऐसे हैं तो वो क्या क्यों हैं, ये भी हम उसके साथ देखते हैं और उनके कारणों की भी हम खोज करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, किन कारणों से ऐसा हुआ है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखें कि फसल का जो स्वरूप है किस क्षेत्र में एक प्रदेश में तो दूसरे प्रदेश में से वो भिन्न है, प्रदेश में वो भिन्न होता है। यह भिन्नता मिट्टी, जलवायु, बाजार में मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीक, निवेश की उपलब्धता आदि के कारण होती है। तो ये सब कारण हम बताते हैं भूगोल में कि किसी क्षेत्र में ये फसल है, दूसरे क्षेत्र में दूसरी फसल है तो वो क्यों है। मिट्टी में क्या अंतर था उन क्षेत्रों की, जलवायु में क्या अंतर था जिसके कारण ऐसा हो, बाजार में जो मांग थी वो कौन सी फसल की ज्यादा थी, किसानों की जो व्यय क्षमता थी वो कितनी थी और तकनीकी का जो विकास हुआ था वो कितना हुआ था। यानी कि आपने देख लिया होगा कि भूगोल के अंदर हम किसी भी चीज को सिर्फ क्षेत्र पर उस चीज को नहीं देखते, उसके कारणों की भी हम खोज करते हैं कि उस क्षेत्र में वो वस्तु है तो वो किस वजह से, ऐसा क्या कारण है। भूगोल प्रकृति तथा मानव के समन्वित अध्ययन से संबंधित है। यानी कि भूगोल में हम प्रकृति और मानव का समग्र इंटीग्रेटेड जो अध्ययन है वो इसमें हम करते हैं। मानव ने प्रकृति के साथ समझौता, अनुकूलन अथवा आप परिवर्तन के माध्यम से किया है। अगर अब हम देखें तो मानव ने प्रकृति के साथ जो समझौता किया उसमें अनुकूलन भी किया है। अनुकूलन क्या होता है कि हमने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाला है। हमें कुछ कंडीशन में प्रकृति के अनुसार ढल जाते हैं। जैसी कंडीशन होती है, जैसे सर्दियों में हमें प्रकृति के अनुसार ढलते हैं, ना कि प्रकृति को अपने अनुसार ढालते हैं। हम सर्दियों में जैसे ऊनी कपड़े पहनते हैं उसी प्रकार गर्मियों में भी हम प्रकृति के अनुसार ढाल लेते हैं अपने आप को। हम जो है वो सूती वस्त्र पहनना शुरू कर देते हैं और आप परिवर्तन के माध्यम से क्या कुछ हमने इसमें चेंज भी किया, जैसे तकनीकी का विकास करके मानव ने प्रकृति में कुछ बदलाव भी किए हैं। तो ये सभी समझौता करने के तरीके थे कि अनुकूलन भी करा और हमने आप परिवर्तन भी किया। मानव ने तकनीकी का प्रयोग करके प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग किया है। तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम करा और श्रम क्षमता को बढ़ाया। यानी कि तकनीकी ज्ञान से क्या फायदा हुआ, जो काम करने में जो हमारी ताकत लगती थी और जो काम कठिन हमारे लिए होता था वो तो हमारे लिए आसान हो गया और जो श्रम क्षमता थी, काम करने की जो हमारी क्षमता वो बढ़ गई। जैसे कि अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो एक कंप्यूटर आराम से हम उस पर काम कर सकते हैं और वो 10 व्यक्तियों का काम कुछ समय में ही पूरा कर सकता है। तो ये क्या थी, श्रम की कठोरता को तो उसने कम कर दिया और श्रम की क्षमता को उसने बढ़ा दिया कि वही काम कम समय में हम पूरा कर सकते हैं। तो ये किसकी वजह से पूरा हुआ, मानव की तकनीकी के प्रयोग की वजह से ये पूरा हुआ। और एक कवि के कुछ शब्द मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा। एक कवि द्वारा मानव और ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया गया, आपने मिट्टी का सर्जन किया, मैंने कप का निर्माण किया। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि मानव और प्रकृति दोनों मिलकर ही काम कर सकते हैं, ना तो अकेले प्रकृति का महत्व और ना ही अकेले मानव का। तो प्रकृति ने हमें क्या दी, मिट्टी दी और मानव ने उससे क्या बना लिया, कप बना लिया। आपने रात्रि का सर्जन किया और मैंने दीपक बनाया। यानी कि भगवान ने क्या बनाई, रात्रि, तो मनुष्य ने रात के समय में भी जो प्रकाश है उसको लाने के लिए दीपक बनाया, उसके लिए दिया बनाया। आपने बंजर भूमि, पहाड़ियां, भूभाग, मरुस्थलों का सर्जन किया, मैंने फूलों की क्यारी और बाग बगीचे बनाए। तो जो कवि है वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि प्रकृति का भी उतना ही महत्व है और मानव का भी उतना ही महत्व, दोनों साथ मिलकर किसी चीज का विकास कर सकते हैं, किसी वस्तु का विकास कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, यानी कि
जो भूगोल है वो अकेला एक विषय नहीं, उसके अंदर हम कई चीज़ों को पढ़ते हैं, समाकलन उसके अंदर हम करते हैं। तो वो देखिए क्या है, भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है, तथा इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करते हैं। यानी कि इसमें हम क्षेत्र का संश्लेषण तो करते हैं, क्षेत्र के बारे में तो जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम उसके इतिहास के बारे में भी जानते हैं कि ये क्षेत्र जो है ये ऐसा है, तो इसका जो इतिहास रहा वो कैसा था। यानी कि मानव की अगर बात करें तो मानव आज जो है वो किस प्रकार यहाँ तक पहुंचा, और जो प्रारंभ में जो मानव था वो कैसा था। तो इतिहास को जानना बहुत ही जरूरी है। और कालिक संश्लेषण, जो समय के साथ जो बदलाव आए मानव के अंदर वो किस किस प्रकार से आए, उसने क्या क्या परिवर्तन किए, तो इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। और यह इस तथ्य को मानता है कि भूगोल विश्व परस्पर निर्भर तंत्र है, यानी कि ये विश्व में परस्पर संबंध है और आपस में इसका पूरे विश्व में इसका आपस में संबंध है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आज वर्तमान विश्व से वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है। वैश्विक ग्राम का अर्थ क्या होता है कि सारा जो विश्व है वो आपस में जुड़ा हुआ है, उसका आपस में संबंध है। परिवहन के बेहतर साधन और बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हो गई हैं। सर्वे दृश्य माध्यमों एवं सूचना तकनीकी ने आंकड़ों को बहुत ही समृद्ध बना दिया है। अब परिवहन से तो क्या हुआ, आप बहुत दूर तक जा सकते हैं बहुत ही कम समय में, जैसे वायुयान का प्रयोग करके हम आज कहीं भी जा सकते हैं। और दूसरा सर्वे दृश्य माध्यम जैसे टेलीविजन है, मोबाइल फोन है, इन और सूचना तकनीकी के आंकड़ों ने से बहुत ही समृद्ध बना दिया है। इनकी इन्होंने भी हमारी सहयोग किया है पूरे विश्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं कि प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों से भूगोल का संबंध कैसा है। थोड़ा सा शॉर्ट में हमने कल भी कर लिया था कि भूगोल का जो संबंध है वो कई विषयों से है, प्राकृतिक विज्ञानों से भी है और सामाजिक विज्ञानों से भी है। तो पहले देखें कि जो भौतिक भूगोल है, जो फिजिकल ज्योग्राफी है, जो आपका मेन चैप्टर टॉपिक जो आपका रहेगा अगले लेसन में, तो भौतिक भूगोल का प्राकृतिक जो विज्ञान उसके साथ क्या संबंध है। भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं प्राकृतिक विज्ञान से जुड़ी हुई हैं। वो क्या क्या है देखें, ध्यान से देखना। आपका एक छोटा प्रश्न जैसे आपको मैं दूंगा, जहाँ से परंपरागत भौतिक भूगोल भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान से संबंधित है। यानी कि भौतिक भूगोल किससे जुड़ा हुआ है, भूमिकी से जुड़ा हुआ है, जिसमें भूमि के अंदरूनी भागों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। मौसम विज्ञान से जुड़ा हुआ है, जल विज्ञान से और मृदा विज्ञान से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार भू आकृति विज्ञान, अब इनसे क्या बनेंगे, जैसे भौमिकी में हम क्या पढ़ेंगे, भू आकृति विज्ञान के बारे में। मौसम विज्ञान का संबंध किससे हो जाएगा, जलवायु विज्ञान से। जल विज्ञान का संबंध किससे हो जाएगा, सामुद्रिक विज्ञान से। और मृदा विज्ञान का संबंध मृदा भूगोल का निकट का संबंध है। तो ये सारे के सारे क्या है, इसके सहयोगी विषय हैं। इसके बाद एक भूगोलविदा को गणित कला विशेषतः मानचित्र का ज्ञान होना चाहिए। अब इन चीजों को देखते हुए क्या बात दिमाग में आती है कि एक भूगोलविदा को सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ किताबें पढ़े या फिर उनके बारे में क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करे, उसको विशेषतः इन सब के लिए गणित का भी ज्ञान होना चाहिए, कला भी उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि मानचित्र उसको बनाने हैं और मानचित्र का ज्ञान भी उसको होना चाहिए। अब एक लाइन कही गई है कि एक भूगोलविदा का मूल उपकरण मानचित्र है। जैसे कि मैकेनिक बिना आपके अपने उपकरणों के काम नहीं कर सकता है, तो एक भूगोलविदा भी बिना मानचित्र के अपने कार्य को पूरा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। तो इसका मूल उपकरण क्या है, मानचित्र है, जो कि द्विआयामी प्रदर्शन करता है, जिसमें आप द्विआयामी की 2 डायमेंशनल वस्तुओं को आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान, यानी कि भूगोल का जो सामाजिक विज्ञान के साथ संबंध है। अगर मानव के बारे में हम पढ़ेंगे तो हमें सामाजिक विज्ञान तो पढ़ने पड़ेंगे, तो उनके साथ देखेंगे कि भूगोल का कैसा संबंध है। सामाजिक विज्ञान का भी भूगोल से संबंध है। भूगोल और इतिहास का अंतर संबंध हम पहले ही देख चुके हैं। सामाजिक विज्ञान के सभी विषय, समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, राजनीतिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, जनांकीय आदि का अध्ययन करते हैं। भूगोल की सभी शाखाएं, सामाजिक भूगोल किससे जुड़ी है, समाज शास्त्र से। राजनीतिक भूगोल किससे जुड़ी है, राजनीतिक विज्ञान से। आर्थिक भूगोल का संबंध अर्थशास्त्र से। और जनसंख्या भूगोल को हम जब पढ़ते हैं तो जनांकीय का अध्ययन हमें करना पड़ता है। तो सामाजिक विज्ञान से ये सभी के सभी विषय जुड़े हुए हैं। जो ऊपर हमने विषय करे उनका संबंध किससे है, भूगोल की सभी शाखाओं से उनका संबंध है। ये जो शाखाएं ये भूगोल की और ये किसकी शाखाएं हैं, ये सामाजिक विज्ञान की शाखाएं हैं। इसके बाद इस विवेचना से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि भूगोल का प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध है, इनकी ये आपस में इनके साथ बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। अगर वो देखें तो मेनली तो प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है और इस दृष्टि से भूगोल अध्ययन के 2 प्रमुख उपागम हैं। अब अध्ययन शुरू करने से पहले, शाखाओं को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भूगोल के उपागम कौन कौन से हैं, इसकी अप्रोचेज कौन कौन से हैं। तो वो देखिए इसकी 2 प्रमुख अप्रोच हैं, क्रमबद्ध या फिर विषय वस्तुगत, और दूसरी है प्रादेशिक।
पहले आप क्रमबद्ध को जाने कि क्रमबद्ध क्या होती है। जो एक क्रम में चले, एक सिस्टमेटिक ढंग से जो चले, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रमबद्ध उपागम उसको हम कह सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप जिसमें जैसे काम होता है। और दूसरा होता है प्रादेशिक, जिसका किसी प्रदेश विशेष से संबंध होता है। जैसे कि आप अगर आपको भारत के बारे में पढ़ना है तो आप भारत के गांव से चलेंगे, गांव के बारे में पढ़ते हैं, फिर कस्बों के बारे में पढ़ेंगे, फिर शहर के बारे में जैसे हम पढ़ते हैं, फिर बड़े नगरों के बारे में पढ़ेंगे, राज्य के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद देश के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो प्रादेशिक था, किसी प्रदेश के बारे में। और क्रमबद्ध में जैसे कि हम छोटी चीजों से लेकर बड़ी चीजों के विकास की ओर चलते हैं, तो वो है क्रमबद्ध भूगोल, उपागम। क्रमबद्ध उपागम, इस उपागम को सामान्य उपागम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, जर्नल अप्रोच, सामान्य उपागम। ध्यान दें, ध्यान से इसको पढ़ें, सामान्य उपागम इसका नाम है। और यह उपागम एक जर्मन भूगोलवेता अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट द्वारा प्रवर्तित है। यानी कि इसका प्रतिपादन किसने किया था, एक बहुत ही प्रमुख भूगोलवेता रहे हैं जर्मन के अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, जिनका जन्म 1769 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1859 में हुई थी। इसके बाद प्रादेशिक जो उपागम है, जिसका प्रदेशों से संबंध है, प्रादेशिक भूगोल का विकास हम्बोल्ट के ही समकालीन एक दूसरे जर्मन भूगोलवेता कार्ल रीटर ने किया था। और इनका जन्म हुआ था 1789 में, यानी कि इनसे 10 साल ही छोटे थे। और उनकी मृत्यु उसी साल हुई थी 1859 में। आपको मैं बता देती हूँ कि जब इन दोनों की मृत्यु हुई तो उस साल जर्मन में काफी शोक मनाया था लोगों ने, क्योंकि बहुत ही बड़े भूगोलवेता थे, इन्होंने बहुत ज्यादा भूगोल के लिए वर्क किया था, काम किया था। तो आप ध्यान से देख ले कि क्रमबद्ध भूगोल का दिया था हम्बोल्ट जी ने, और प्रादेशिक भूगोल उपागम दिया था किसने, जो कार्ल रीटर ने, जो वे के जर्मन भूगोलवेताई थे। आज का जो होमवर्क अब आपका थोड़ा कम ही रहेगा, क्योंकि अभी हमारा जो लेसन है, फर्स्ट लेसन में आपके इतने क्वेश्चन नहीं बनते, ना ही आपके पेपर में इतने क्वेश्चन इससे आते हैं। कुछ छोटे प्रश्न हम आपको दे देते हैं आज करने के लिए। पहला प्रश्न है, भौतिक भूगोल का संबंध किस किस विज्ञान विषय से है। पहले आप बताना कि प्राकृतिक विज्ञान के कौन कौन से विषय हैं जिनके साथ भूगोल का संबंध है। प्राकृतिक विज्ञान के आपको यहाँ पे बताने हैं कि कौन कौन से विषय हैं। दूसरा, एक भूगोलवेता का मूल उपकरण क्या है। सामाजिक विज्ञान के किन किन विषयों से भूगोल का संबंध है, आपको प्राकृतिक विज्ञान के बताने और सामाजिक विज्ञान के बताने हैं। भूगोल अध्ययन के 2 उपागम के नाम आपको बताने हैं। क्रमबद्ध उपागम किसने प्रस्तुत किया था, प्रादेशिक उपागम का प्रतिपादन किसने किया था। इस लेसन को और भी अच्छे से समझने के लिए आपको एक बार चैप्टर पढ़ना बहुत ही जरूरी है, तो उसको आप जरूर पढ़ें, उसकी हेल्प आपको जरूर लेनी है। और आज का जो होमवर्क हमने दिया है वो आपको फेयर नोटबुक में करना है। थैंक यू।